हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज के सेशन में हम ईएफआईपी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फैब्रिक इंटीग्रेटेड प्रेसिपिटेटर के बारे में समझने वाले हैं, जो कि ईएसपी का एडवांस और हाइब्रिड वर्जन है। फ्रेंड, ईएफआईपी ईएसपी और फैब्रिक फिल्टर का कॉम्बिनेशन होता है। क्या वर्क होता है ईएफआईपी का, क्यों एडवांस है, समझते हैं। फ्रेंड, ईएफआईपी एक हाइब्रिड डस्ट कलेक्शन डिवाइस है जिसकी डस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी 99.9% तक होती है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग और फैब्रिक फिल्ट्रेशन को इंटीग्रेट किया गया है। इसमें हाई रेजिस्टिविटी फ्लो गैस और बहुत ही फाइन डस्ट को भी यहाँ पर इफेक्टिवली कलेक्ट कर लिया जाता है। फ्रेंड, अधिकतर सीमेंट प्लांटों में और हाई कैपेसिटी पावर प्लांटों में मतलब 600 मेगावाट, 660 और 800 मेगावाट ऐसे जो हाई कैपेसिटी प्लांट होते हैं, इनमें इसका यूज किया जाता है, जहां पर हाई रेजिस्टिविटी फ्लू गैस और बहुत ही फाइन एस पार्टिकल होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एस्केप हो जाता है। ऐसे डस्ट पार्टिकल को पकड़ने के लिए और इफेक्टिवली हॉपर में कलेक्ट करने के लिए हम इस तरह के ईएसपी का यूज करते हैं। इसकी जो हाई फ्लो गैस रेजिस्टिविटी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ईएफआईपी को समझने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ईएफआईपी एक ईएसपी और फैब्रिक फिल्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तो आज की वीडियो में हम ईएसपी को समझेंगे, ईएसपी को पूरे डिटेल से समझेंगे, साथ ही 600 मेगावाट के लिए किस तरह की ईएसपी यूज होती है, किस तरह इसके फील्ड होते हैं, किस तरह वर्किंग होता है, क्या अलग होता है, ये इसमें आपको बताया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड, ईएसपी और ईएफआईपी दोनों को अगर मैं आज की वीडियो में बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम ईएसपी के सेशन को पूरा बहुत ही डीपली और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड, ईएसपी का जो नाम है, इसी में इसका काम छुपा हुआ है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, नॉर्मली हम ईएसपी को जानते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रो का मीन्स होता है फ्रेंड कि ईएसपी में जितने भी वर्क हो रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल बेस्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल से ही संबंधित हैं। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की जाती है जिससे कि फ्लू गैस में मौजूद फ्लाई एश को इसमें पकड़ा जाता है। मतलब कि सारे जो वर्क हो रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल बेस्ड होते हैं। साथ में इसमें हम यूज कर रहे हैं फ्रेंड स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक फोर्स से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रही, बल्कि एक हाई डीसी वोल्टेज से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है जिससे कि फ्लो गैस को आयोनाइज किया जाता है। फ्रेंड, थर्ड होता है प्रेसिपिटेशन। फ्रेंड, कोई चीज किसी फ्लूइड से निकलकर किसी सतह पर जम जाए, इसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। फ्लो गैस में मौजूद फ्लाई एश को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से कलेक्टिंग प्लेट में जमा देता है। तो ये वर्क ईएसपी का होता है। अब ये वर्क होता कैसे है, ये आगे हम समझते जाएंगे। फ्रेंड, ईएसपी का इनलेट गेट आपने देखा होगा। ईएसपी के ठीक पहले इनलेट गेट लगा होता है और इनलेट गेट के बाद में ही इसके जो सिंपल लाइन होते हैं और एस प्रीकोटिंग की लाइन यहाँ पर कनेक्ट होने लगती है। और इसके जो जीडीएस लगे होते हैं ये ईएसपी के थोड़े पहले ही लगे होते हैं। तो इसी जगह से लगभग ईएसपी की शुरुआत हो जाती है। तो ये आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, इसलिए आप इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। जस्ट इनलेट गेट के बाद में जीडीएस लगा होता है। फ्रेंड, जीडीएस क्या होता है? गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन भी कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि फ्लू गैस को इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साथ ही इसके वेलोसिटी को मेंटेन करते हैं और साथ ही ये फ्लो को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करके इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो लो कैपेसिटी प्लांट में सिंगल जीडीएस दिया होता है। फ्रेंड, मतलब कि अगर दो पास हैं तो दो पास के लिए दो जीडीएस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये 600 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट है, तो यहाँ पर दो पास में ईएसपी हमारा डिवाइड है और दो पास में भी एक पास के लिए लेफ्ट राइट और दूसरे पास के लिए भी लेफ्ट राइट लिया गया है। तो यहाँ पर 4 जीडीएस लगा होता है और जीडीएस 3 लेयर में है। फ्रेंड, इस लेयर को एबीसी से हम डिनोट करते हैं। फ्रेंड, जीडीएस से होकर गुजरने के बाद में फ्लो गैस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? जनरली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स पूरा ईएसपी ही समझ आता है, लेकिन यहाँ पर उसे हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर फ्लो गैस डायरेक्शन में लगे
इलेक्ट्रिक जोन होते हैं जहां पर इमिटिंग इलेक्ट्रोड और कलेक्टिंग प्लेट का अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है फ्रेंड, और जिनका खुद का टीआर सेट होता है। टीआर सेट मीन्स ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर। इनका यूज क्या है आगे समझेंगे। एक चीज यहां से क्लियर हो जानी चाहिए फ्रेंड कि जो फील्ड है, हमने एक फील्ड की बात की थी। हमारे यहाँ जो ईएसपी है, यहाँ पर टोटल 8 फील्ड लगे हैं। एक पास में टोटल 4 फील्ड और 2 पास मिलाकर 8 फील्ड लगा है, और एक फील्ड के लिए एक ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का सेट लगा हुआ है। तो यहां से एक चीज आपको बहुत ही क्लियर आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जितने फील्ड होंगे फ्रेंड उतना हमारा टीआर सेट होगा। फील्ड को कुछ इस तरह से हम देखते हैं। यह मेरा ईएसपी है। ईएसपी के 2 पास हैं। 2 पास में ये ए पास, ये बी पास, और ए पास में लेफ्ट राइट और बी पास में भी लेफ्ट राइट दिए गए। हम लेफ्ट राइट में फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, उसी तरह राइट में भी फील्ड 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम फील्ड की काउंटिंग करते हैं। फील्ड का नोमेनक्लेचर इस तरह से दिया होता है फ्रेंड। जनरली आप ईएसपी के वर्किंग को तो समझ जाते हैं, लेकिन किस तरह से इसका फील्ड का अरेंजमेंट होता है ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसे भी आज इस वीडियो में हम कवर करते हुए जाएंगे। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक फील्ड में एक ट्रांसफार्मर होता है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी किस तरह से अरेंजमेंट होता है ये भी समझ लेते हैं। ए पास के लिए जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये ATR1, ATR2, 3, 4, इस तरह हम इसे समझते हैं। ये ATR कहने का मतलब होता है कि ए पास के लिए ट्रांसफार्मर की काउंटिंग यहाँ पर देख रहे हैं, और उसी तरह बी पास के लिए भी यहाँ पर काउंटिंग है। तो ये बी पास के लिए BTR1, 2, 3, 4 इस तरह हम काउंट करते हैं फ्रेंड। तो हमने अभी फील्ड का अरेंजमेंट और ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट अच्छे से समझाया फ्रेंड। और वीडियो में यहां तक आते आते हमने ये देखा कि यहाँ पर इमिटिंग इलेक्ट्रोड्स और कलेक्टिंग प्लेट्स का अरेंजमेंट भी होता है। इनका क्या वर्क होता है, पूरा जो वर्क होता है ईएसपी का इसी पर बेस्ड होता है, ये हम समझते जाएंगे। अभी एक फील्ड में फ्रेंड हम एक एक फील्ड को लेकर समझेंगे तो पूरा ईएसपी हमको आसानी से समझ आएगा। तो एक फील्ड में समझिए कि 40 इमिटिंग इलेक्ट्रोड्स और 42 कलेक्टिंग प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है। एक कलेक्टिंग प्लेट, उसके बाद इमिटिंग इलेक्ट्रोड, फिर कलेक्टिंग प्लेट, इस तरह से टोटल ये 82 इमिटिंग और कलेक्टिंग प्लेट का अरेंजमेंट होता है फ्रेंड। और बाकी बचे जो 7 फील्ड हैं, जैसा कि मैंने 8 फील्ड की ईएसपी आपको बताई है, तो एक फील्ड का मैंने बताया, उस तरह 7 अभी और बचे हैं, तो उनके लिए भी इसी तरह का सेम अरेंजमेंट होता है फ्रेंड। इमिटिंग और कलेक्टिंग के बीच का जो गैप होता है ये भी प्रॉपर होना चाहिए, ना कोई कम हो ना कोई ज्यादा हो। हमारे यहाँ 200 mm के आसपास इसका गैप रखा हुआ है फ्रेंड। ये कम होगा तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है और ज्यादा हुआ तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर डिस्टेंस कम हुआ तो फ्लैश ओवर का रिस्क बढ़ जाता है, स्पार्किंग का रिस्क बढ़ जाता है, और हाई वोल्टेज ट्रिपिंग हो सकता है और प्लेट आपके डैमेज हो सकते हैं। ज्यादा स्पेसिंग हुआ तब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक हो सकता है, चार्जिंग होना कम हो सकता है, गैस प्लेट तक पहुंचने से पहले ही फ्लू गैस के साथ आगे निकल जाएगी फ्रेंड। तो ये कुछ प्रॉब्लम होते हैं अगर स्पेसिंग आपकी कम हुई या ज्यादा हुई, ऐसे कंडीशन। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना, आगे हम कंटिन्यू रहेंगे, हमारी वीडियो यहाँ से खत्म नहीं हो रही है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना, अभी तक हमने जाना ईएसपी का शुरुआत कहाँ से होता है, जीडीएस का वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम काउंट करते हैं, किस तरह इसका नोमेनक्लेचर होता है, ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर लगे होते हैं, इसे किस तरह से हम डिनोट करते हैं, इनका नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, इमिटिंग कलेक्टिंग प्लेट का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, और किस तरह से इनका गैप रखा जाता है। तो ये इतनी चीजें हमने वीडियो में अभी तक जानी है, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ हम 600 मेगावाट मतलब कि हाई कैपेसिटी पावर प्लांट में बने ईएसपी का डिजाइन भी हम समझते हुए चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो को सिर्फ इसलिए नहीं देखना है कि आपको सिर्फ ईएसपी के वर्किंग को समझना है, हाई कैपेसिटी प्लांट में किस तरह का ईएसपी का अरेंजमेंट होता है ये भी आपको समझते हुए चलना है फ्रेंड। ईएसपी में एस के प्रेसिपिटेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना तो जरूरी है, और इमिटिंग कलेक्टिंग प्लेट के थ्रू ही ये होगा। लेकिन कितना करंट चाहिए
और कौन सा करंट चाहिए जिससे कि हम फ्लू गैस से फ्लाई एश को प्रेसिपिटेट कर सकें। इसके लिए फ्रेंड हमारे ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर के सेट होते हैं। हर एक फील्ड के लिए एक अपना टीआर सेट होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूं। और इसके लिए ट्रांसफार्मर में 409 एसी एम्पियर इनपुट होती है और 415 वोल्ट एसी इनपुट होती है, जो कि डिस्चार्ज में हमें 1800 मिली एम्पियर करंट और -66 केवी डीसी हमको आउटपुट में मिलता है फ्रेंड, जो कि इमिटिंग इलेक्ट्रोड से हम इसे जोड़ देते हैं। इमिटिंग इलेक्ट्रोड्स आपस में एक सीरीज में होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक फील्ड के लिए, जबकि कलेक्टिंग प्लेट जो होता है फ्रेंड ये ग्राउंडेड होता है। मतलब कि जो इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है ये 0 होता है। मतलब कि कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होता है और इमिटिंग इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है। ईएसपी के अंदर में एस कलेक्शन के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रेंड आयोनाइजेशन एंड मूवमेंट। अब क्योंकि हमने जो इमिटिंग इलेक्ट्रोड है ये रेक्टिफायर से आने वाले -66 केवी डीसी पोलैरिटी से इसे जोड़ कर रखा हुआ है और जो कलेक्टिंग है ये ग्राउंडेड है। अब जो फ्लू गैस आता है फ्रेंड इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरता है और इस फील्ड से गुजरने के बाद में आयोनाइज्ड हो जाता है, जिससे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लू गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं और नए इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं फ्रेंड। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते जाते हैं और यही कंटिन्यू जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्री करने का, यही एवलांस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है फ्रेंड। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये जब आयोनाइज्ड होता है इसके बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लू गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसे टकराते हैं, इनसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर बनने लगते हैं और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फ्री करते जाते हैं। यही एवलांस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। और एवलांस मल्टीप्लिकेशन जब इमिटिंग इलेक्ट्रोड्स के पास में कंटिन्यू हो जाता है तब इसे ही कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। कोरोना डिस्चार्ज के लिए बहुत सारे लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि कोरोना डिस्चार्ज है क्या। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बनना इमिटिंग इलेक्ट्रोड के पास कंटिन्यू हो जाता है तब इसे विजिबल देखा जा सकता है। इसमें नीली नीली रोशनी आपको दिखाई देती है, यही कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है फ्रेंड। अक्सर ठंडी या बरसात के टाइम पर जब एटमॉस्फेयर पे काफी ज्यादा नमी होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आयोनाइज्ड हो जाती है और इसमें नीली नीली रोशनी आपको दिखाई देती है, यही कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है फ्रेंड। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो फ्लू गैस आयोनाइज्ड होता है और फ्लू गैस में जो मौजूद फ्लाई एश होता है ये चार्ज हो जाते हैं। हमने आयोनाइजेशन और मूवमेंट ये प्रोसेस आपको बताया था। आयोनाइजेशन आपने समझा, साथ में एवलांस मल्टीप्लिकेशन भी समझा और कोरोना डिस्चार्ज को समझा। इसके बाद में मूवमेंट होता है जब फ्लाई एश के पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज हुए हैं और इसके जस्ट बगल में कलेक्टिंग प्लेट होता है उसकी तरफ मूव होने लगते हैं, क्योंकि ये जो कलेक्टिंग प्लेट होते हैं ये पॉजिटिव रिलेटिव होते हैं। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0 होता है। अब इसी में अगला जो प्रोसेस होता है ये होता है अट्रैक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि S निगेटिव चार्ज था और कलेक्टिंग प्लेट की तरफ आया, तो ये हो गया इसका अट्रैक्शन। अब जो कलेक्टिंग प्लेट होता है ये ग्राउंडेड होता है, तो क्योंकि ये निगेटिव चार्ज लिया हुआ है और जैसे ही कलेक्टिंग प्लेट की तरफ आता है और चिपकता है इसका जो चार्ज होता है ये ग्राउंड हो जाता है फ्रेंड, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब इसमें थर्ड जो प्रोसेस होता है ये रैपिंग और कलेक्टिंग का होता है, क्योंकि कलेक्टिंग प्लेट में जो एस चिपका है ये न्यूट्रलाइज हो चुका है और न्यूट्रलाइज होने के बाद में
हमारे ESP में रैपर्स लगे होते हैं। ये रैपर्स रैपिंग करते हैं। रैपिंग करने के बाद में जो S जमा होता है इमिटिंग इलेक्ट्रोड्स पर और कलेक्टिंग प्लेट्स पर, ये सारा नीचे हॉपर में झड़ जाता है। झड़ने के बाद में इसे कलेक्ट कर लिया जाता है फ्रेंड। हमारे यहाँ जो रैपर्स है ये मिगी टाइप का रैपर्स होता है। मिगी टाइप का मतलब MIGI, मैग्नेटिक इम्पल्स ग्रेविटी इम्पैक्ट। लो कैपेसिटी प्लांटों में आपने ERM और CERM और GDPRM इस तरह के रैपिंग हैमर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर ये रैपर्स लगे होते हैं। ये जो रैपर्स होते हैं ये मिगी टाइप का रैपर्स है, जैसा मैंने आपको बताया। इनका जो वर्किंग होता है, इसमें 220 वोल्ट AC करंट सप्लाई किया जाता है। AC करंट सप्लाई करने के बाद में इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है, जिससे कि करंट सप्लाई के बाद में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये रैपर के शाफ्ट को ऊपर की तरफ खींचता है। इसे ही मैग्नेटिक इम्पल्स कहा जाता है फ्रेंड। और जैसे ही करंट ऑफ होता है तो ये ग्रेविटी के साथ में नीचे आता है और इम्पैक्ट करता है फ्रेंड, जिससे कि इमिटिंग इलेक्ट्रोड और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड में चिपका हुआ जो S होता है ये नीचे गिरता है। एक फील्ड में फ्रेंड टोटल 36 रैपर्स दिए होते हैं, जिसमें 24 कलेक्टिंग प्लेट्स के लिए और 12 ये इमिटिंग इलेक्ट्रोड्स के लिए दिया होता है। और इसी तरह बाकी फील्ड के लिए भी रैपर दिए होते हैं। एक पास के लिए 144 रैपर्स का अरेंजमेंट दिया होता है फ्रेंड। इन रैपर्स को ऑपरेट करने के लिए भी दो तरह के मोड हमें दिए होते हैं। पहला जो होता है फ्रेंड यह मैट्रिक्स मोड कहलाता है। इस मोड में फ्रेंड प्री डिफाइंड सीक्वेंस में छोटे ग्रुप को सेलेक्ट किया जाता है और रैप किया जाता है। इसमें जो ऑपरेटिंग मेथड है ये Y0 से मिडिल तक जाएगा और इसी तरह ये टोटल 71 रैपर्स को कंप्लीट करेगा फ्रेंड। इसके बाद ये राइट साइड में भी इसी तरह से रैपिंग करेगा। उसी तरह फ्रेंड ये Y72 से स्टार्ट होगा और Y144 में कंप्लीट होगा। मतलब ये 72 से स्टार्ट हुआ और मिडिल तक गया और मिडिल से होते हुए ये 144 जो टोटल रैपर्स है इस तरह ये कंप्लीट होता है। तो ये मैट्रिक्स मोड कहलाता है फ्रेंड। दूसरा जो ऑपरेटिंग मोड है ये ग्रुप मोड कहलाता है, जिसमें हम एक पास के लेफ्ट से राइट तक को हम रैप करते हैं। इसमें सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि हमने कमांड देने पे ये Y0 से स्टार्ट होगा और Y72 तक जाएगा, फिर Y1 स्टार्ट होगा और Y73 तक जाएगा। मतलब कि लेफ्ट राइट इस तरह से इसमें ऑपरेटिंग देखने को मिलेगा फ्रेंड। और इसी तरह Y0 से 144 जो कि एक पास का टोटल रैपर है, यहां तक इसमें रैप होगा फ्रेंड। यहां पर फ्रेंड हम रैपिंग एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। जब S पार्टिकल ज्यादा जमा हो, DP हमारी बढ़ रही हो, ऐसे कंडीशन पर हम इस एंगल को चेंज करते रहते हैं। इससे हमारा जो रैपिंग एंगल है चेंज होता है। इम्पैक्ट कम या ज्यादा हम इससे कर सकते हैं फ्रेंड। तो जो रैपिंग एंगल होता है 130 से 160 डिग्री तक हम रख सकते हैं। जनरली हम 142, 150, 60 तक हम चलाते हैं फ्रेंड। इससे जो ये रैपर्स होता है इसके बीच में जो ये स्पिंडल है ये और ऊपर तक जाएगा और ऊपर से जब नीचे ये ग्रेविटी के साथ आएगा तो इम्पैक्ट इसमें ज्यादा होगा, जिससे कि जो S जमा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से नीचे गिर जाएगा फ्रेंड। इसलिए इस एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें एक चीज जो जाननी चाहिए, ये जो TR सेट होता है फ्रेंड, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का जो सेट होता है, इसे 5% से लेके 100% तक हम रख सकते हैं। इसका जो परसेंटेज होता है, इसका जो हाई DC वोल्टेज और करंट होता है, इसे रेगुलेट करता है फ्रेंड, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड और कोरोना डिस्चार्ज कंट्रोल होता है। और इसका सीधा जो असर होता है ये S कलेक्शन एफिशिएंसी पर पड़ता है फ्रेंड। जनरली हम लोग 50 to 60% पर सिलेक्शन रखते हैं। तो इस तरह ESP का वर्किंग होता है। इस तरह से
हाई कैपेसिटी पावर प्लांट में ESP का अरेंजमेंट होता है फ्रेंड। और इसके बाद हम EF-IP के FF जोन मतलब कि फैब्रिक फिल्टर जोन को कवर करने वाले हैं। साथ ही इस ESP में क्या बाईपास सिस्टम होता है, लिफ्टिंग वाल के क्या प्रोसेस होते हैं, बाईपास वाल के क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरह बाईपास किया जाता है ESP को, ये सारे प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो में अगर कुछ ऐसा लगता है कि ये नोट डाउन करने वाली चीजें हैं तो जरूर इसे नोट डाउन करके रखिए फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।